कॉलोनी की मुक्ति, फिर आगे लिखे तो विभिन्न विचारधारा, समाजवाद, नाथवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाथवाद आदि आदि। मैंने ऐसा लगा बहुत ही कैजुअली उन्होंने सिलेबस को रखा। तो जब 2013 में जब पहला बैच हमें लेना था, तो सबसे पहली चुनौती यह हुई जब इन स्टूडेंट को हम क्या पढ़ाएं, कहाँ से आरंभ करें। तो हमने फिर भी एक अनुमान किया कि स्टैंडर्ड नॉलेज इन्हें दे देते हैं। ये स्टैंडर्ड नॉलेज देने का मतलब इनको अमूमन हम ले जाते हैं। हमने सोच लिया क्योंकि डीकोलोनाइजेशन तो उन्होंने उपनिवेश मुक्ति के सिलेबस में दिया ही था, तो अमूमन हमने सोचा कि राज्य निर्माण इन्होंने पूछा है, तो 18वीं सदी से शुरू करता हूँ। तो 18वीं सदी से शुरू करके और इनको मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनीज का फ्रीडम हुआ है और अमूमन शीत युद्ध और डीकोलोनाइजेशन तक ले जाता हूँ। मैंने अपने मन से अनुमान किया, क्योंकि हमने अब चूंकि स्टैंडर्ड नॉलेज तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे राजस्थान में उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को राजस्थान पीसीएस में 5 टॉपिक चुना, तो 5 टॉपिक आप कहाँ से चुन रहे हो वो भी तो मायने रखता है। आप एक टॉपिक चुन रहे हो अमेरिकी क्रांति, दूसरी टॉपिक एक टॉपिक आप चुन रहे हो फ्रांस की क्रांति, और दूसरे टॉपिक आप चुन रहे हो द्वितीय विश्व युद्ध। तो अब फिर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी चुन रहे हो, तो भले ही आप उपनिवेश मुक्ति सिलेबस में मेंशन करो या ना करो, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने वहां पर इनफ हिंट कर दिया कि भाई इसके बाद का जो टॉपिक आना है वो तो उपनिवेश मुक्ति ही आना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो उसमें शीत युद्ध भी होगा और उपनिवेश मुक्ति भी होगा, तो दोनों इंप्लाइड आ जाता है। खैर चलिए, हम उसको अगर ना भी लें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो कम से कम आपको आना पड़ेगा। तो हम यही चीज मैंने राजस्थान के बच्चों, आरएस वाले बच्चों को भी मैंने बताया। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, क्योंकि वो बच्चे तो कॉमन ही बहुत सारे होते हैं, कि देखो आप भले ही वो आपसे 5 टॉपिक ही पूछ रहे हैं, वो गौर करने वाली बात नहीं है। गौर करने वाली बात ये वो कहाँ से टॉपिक उठा रहे हैं। तो 18वीं सेंचुरी से आपको पिछले 250 वर्षों के इतिहास में से 5 टॉपिक चुनकर भेजे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अकेला सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानते नहीं हो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई आकाश से तो नहीं गिरा था, धरती फोड़कर तो नहीं निकला था, उसकी जड़ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी। खैर यह गनीमत है कि जो भी वर्ल्ड वॉर रखते हो दोनों वर्ल्ड वॉर रख लेते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर को तो अलग अलग देखा ही नहीं जाता है। एरिक हॉसबॉम ने पहले ही कह दिया कि 31 वर्षों का युद्ध है, जो 28 जुलाई 1914 से आरंभ हुआ और 15 अगस्त 1945 तक चलता है। इट वॉज नॉट अ वॉर ऑफ 4 ईयर, इट वॉज अ वॉर इन्वॉल्विंग 31 ईयर्स। तो अब तो ये जितने भी स्टैंडर्ड हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी अकेला लिखना हो तो फिर भी हमें समस्या आ जाएगी, क्योंकि उसमें कभी बाल्कन क्वेश्चन का रेफरेंस आएगा, बाल्कन समस्या का रेफरेंस आएगा, कभी उसमें ऑस्ट्रिया और रशिया के राइवलरी और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के राइवलरी का रेफरेंस आएगा। तो ये भी आता है, तो अभी हमको बाल्कन क्वेश्चन में जाना ही पड़ेगा। कभी जर्मनी और ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा की बात आएगी, कभी यूनिफाइड जर्मनी और शक्ति संतुलन के बिगड़ जाना का रेफरेंस आएगा, कभी फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी का रेफरेंस आएगा, और फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी के बाद फिर हमें जैसे 18 से आप समझ सकते हो कि जब फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी हुई तो इस ट्रीटी के बाद आगे की घटना फिर हमारे रेफरेंस में आ जाएगी कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो सेडान का युद्ध और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी का रेफरेंस आ जाएगा। तो अब वो भले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीधा पूछे, लेकिन हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानने के लिए 19वीं सेंचुरी का यूरोप समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एरिक हॉफमैन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने एक टर्म यूज किया है द लॉन्ग 19वीं सेंचुरी। लॉन्ग 19वीं सेंचुरी से आशय यह है कि 19वीं सदी इतनी लंबी सदी है कि 1801 से 19वीं सदी आरंभ हुआ, 19वीं सदी आरंभ हुई और वह 1914 तक चलती रही। मैंने 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ तब जाकर 19वीं सदी समाप्त हुआ। इसका मतलब है कि पूरी 114 वर्षों की यह सदी है, और 114 वर्षों में यूरोप में जो अंतर्विरोध उभर रहे हैं, उन अंतर्विरोधों की जो अभिव्यक्ति है वह अभिव्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड। जिसका मतलब है जब तक आप 19वीं सेंचुरी के पॉलिटी को नहीं समझ पाए तब तक आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं समझ। और अब अगर आपको 19वीं सेंचुरी की पॉलिटी समझनी है, उस काल की इकोनॉमी समझनी है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंस्ट्रूमेंटल है, तो माय स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम सीकिंग पार्डन, तब जब तक आपको 2 क्रांतियों का ज्ञान नहीं है तब तक उसके साथ आप जस्टिस नहीं करेंगे। और एक क्रांति है फ्रांस की क्रांति और दूसरी क्रांति है औद्योगिक क्रांति। तो जब आप फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति को समझ पाएंगे, जब आप उन्हें पढ़ पाएंगे, तब इनके साथ आप जस्टिस कर पाएंगे। तो मतलब आपने फ्रांस की क्रांति भी देखी, औद्योगिक क्रांति देखी। अब जाहिर है कि अगर फ्रांस की क्रांति आपको समझना हो और अमेरिकी क्रांति समझना हो, तो 18वीं सदी में यूरोपीय प्रबोधन को समझे बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते। तो ले दे के मामला आपका 18वीं सेंचुरी पहुंच ही जाता है। अगर 20वीं सदी तक का भी इतिहास देखना है तो 18वीं सेंचुरी पहुंच ही जाता है। और जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर लेंगे, उपनिवेश मुक्ति कर लेंगे, बाकी टॉपिक्स कर लेंगे, उधर आप सोवियत रसिया का गठन तो रूसी क्रांति में आप कवर कर ही लोगे, तब आपके मन में एक और भी लालच आएगी कि क्यों ना हम देख लें कि सोवियत रसिया का विघटन कैसे हुआ, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और कभी भी वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन हम लोग एक फार्मूला अपनाते हैं स्टूडेंट्स, एक फार्मूला अपनाते हैं, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग।
हमें दोनों काम करना है। एक तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें पकड़ना है, और दूसरा इसके माध्यम से हमें अन्य विषयों की भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम दोनों लक्ष्य को लेकर चलेंगे आप लोगों के लिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हमने टॉपिक्स को ईयरमार्क किया। अब हमें आज तो हमारे पास काफ़ी इंडिकेशन मिल गया है रेंज ऑफ क्वेश्चन उनका क्या हो सकता है। तो 2013 में हमने 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट से पूछा। उसमें उन्होंने जापान का औद्योगिकरण भी पूछ लिया, तो लग गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो यूरोप तक ही नहीं रुकने वाले हैं। खैर अच्छी बात है, रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया को यूरोप से तो नहीं बनती है। यही तो आपके एनसीईआरटी पुस्तक में बताया गया है। तो अब तक हमारा इतिहास यूरोप केंद्रित रहा है। यानी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं यूरोप में ढूंढी जाती है, और जितनी भी कमजोरियाँ हैं वो अन्य महाद्वीपों को अंधविश्वास का पुतला प्रगतिहीन बताया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि इस विश्व इतिहास के विकास में अगर यूरोप का योगदान है तो अन्य महाद्वीपों का भी योगदान है। और फिर यूरोप, अगर यूरोप हो सका, या यूरोप अगर एक अगर विकास हो सका, यूरोप का विकास तो बाकी महाद्वीपों की लूट पर भी टिका हुआ था। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम बाकी महाद्वीपों के योगदान को छोड़ देते हैं, देखिए वो संभव नहीं। आपके एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह भी बताया गया है कि जब हम विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमारी निगाह केवल इंडस्ट्रीज पर, केवल टाउन्स पर, केवल नगरीय लोगों पर, और केवल शासक वर्ग पर और राजनीतिक नेता पर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान वह उन घुमंतु लोगों पर भी, जैसे कहते हो ट्राइबल्स, वो किसान जो खेती करते हैं और लोगों को रोटी प्रदान करते हैं, वैसे समुदाय पर भी होना चाहिए। जो ग्रामीण समुदाय है, जो सभ्यता के विकास में इन ग्रामीण समुदायों का बहुत बड़ा रोल होता है, परंतु उनको अपेक्षित जगह नहीं मिलती है इतिहास में, इन पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। अब बहुत दृष्टिकोण बदल गया है। आप परिवर्तन की बात करते हो तो आप केवल एलिट की बात नहीं करते हो, जनसामान्य की बात करते हो। तो हमने फिर तो 2013 के बाद 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो टोटल हमारे पास अब कितने वर्ष के क्वेश्चन हो गए? 13 से आप काउंट कर लीजिए 19 तक। इन क्वेश्चन के आधार पर जो हमने टॉपिक ईयरमार्क किया है, ये इतने टॉपिक को हमने अपने ढंग से ईयरमार्क किया कि राजतंत्र का उद्भव तथा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, इस परिवर्तन को समझने के लिए 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच यूरोप में होने वाले परिवर्तन को समझना आवश्यक है। अब हमें देखना है राजतंत्र के उद्भव और राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, जिसको नेशन स्टेट कहते हैं, जो नेशन स्टेट पूरी दुनिया में फैल गई। मुझे तो ये सोच के एक्साइटमेंट हो रहा है कि जब आप यूरोप में नेशनलिज्म का विकास देखोगे तो आपको एक और लालच आना चाहिए कि भाई दुनिया के बाकी देशों में नेशन बना है, तो वो यूरोपियन नेशन के मॉडल पर ही बना। आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी याद करिए, आपके घर में रखिए, आप पहला चैप्टर उलट के देखिए, राष्ट्र। और राष्ट्र में आपको मॉडल एक तो यूरोपीय राष्ट्र का दिया गया, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर, गुड है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को, मैं कहूंगा कि कंपल्सरीली आप लोग पढ़िए। और फिर उसके आगे हम जाएंगे तो आप उसके आगे देखोगे चैप्टर, तो फिर राष्ट्र का अन्य मॉडल दिया हुआ है। एक उसमें इंडियन मॉडल दिया हुआ है, एक वियतनामी मॉडल दिया हुआ है। मतलब कहा गया है कि यूरोप से बाहर भी जो राष्ट्र बने हैं, वो उन राष्ट्र बनने की सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, तो एक परिस्थिति नहीं है उसकी। यहाँ पर राजतंत्र का उद्भव तथा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना। खैर इस 18वीं सदी के इतिहास को समझने के लिए हमें 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच जो यूरोप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है वो हमें होना चाहिए। फिर प्रबोधन तथा यूरोप का आधुनिकीकरण, ये हमारे टॉपिक हो जाएगा। एक अमेरिकी क्रांति तथा अमेरिकी संविधान। तो देखो हमारे सिलेबस में हम लोग बोलेंगे क्रम से यूरोप का इतिहास का, हमारा हम यूरोप का इतिहास टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है विश्व इतिहास। लेकिन हाँ, जब हम विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें विश्व के संदर्भ में हर जगह यूरोप का रेफरेंस लेना पड़ता है। और यूरोप का रेफरेंस लेने की वजह है क्योंकि विश्व को यूरोप या तो लूटता रहा, या यूरोप ऐसा दावा करता रहा कि हमने दुनिया को सभ्य बनाया। तो दुनिया के बाकी क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन को हम यूरोप के परिवर्तन से पृथक करके नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें भी हम दुनिया के अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों से अलग करके नहीं देख सकते। यूरोप वाली जो आरब में जो यूरोप केंद्रित इतिहास है, वह इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा था। यूरोप में जो परिवर्तन हुए हैं, सकारात्मक परिवर्तन, उसमें दुनिया के बाकी क्षेत्रों का भी योगदान है, ऐसा वो कबूल नहीं कर रहे। लेकिन अब उन्हें कबूल करना पड़ रहा है। जो यूरोप से बाहर में जो अन्य महाद्वीपों में जो लिखने वाले विद्वान हैं, उन्होंने ये बात बार बार स्थापित की है कि नहीं, यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों में दुनिया के बाकी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का भी योगदान है। तो इसलिए हम विश्व इतिहास का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली अब विश्व इतिहास से भी एक स्टेप बात आगे बढ़ गई। इन प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाउ द स्कॉलर्स हैव स्टार्टेड टू यूज द टर्म ग्लोबल हिस्ट्री। तो विश्व इतिहास की जगह ग्लोबल इतिहास शब्द का, ग्लोबल शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इन प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बेटर टू यूज द टर्म ग्लोबल हिस्ट्री। तो अब इसमें फ्रांस की क्रांति तथा उसका प्रभाव एवं नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप में उदारवाद तथा राष्ट्रवाद तथा यूरोप पर उसका प्रभाव एवं इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, ऑटोमन साम्राज्य एवं बाल्कन प्रश्न, फिर औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस एवं जापान, ये सब टॉपिक हम लोग को कवर करना है।
एशिया में साम्राज्यवाद तथा अफ्रीका का विभाजन, ये आपका टॉपिक है। समाजवाद एवं वामपंथ। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध का उद्भव एवं प्रभाव, पेरिस शांति सम्मेलन एवं अरब राष्ट्रवाद। एंड नेक्स्ट विश्व आर्थिक मंदी तथा इटली एवं जर्मनी में फासीवाद एवं नाजीवाद का उद्भव, और मुसोलिनी एवं हिटलर की विदेश नीति तथा द्वितीय विश्व युद्ध, एशिया एवं अफ्रीका पर प्रभाव। ओके, शीत युद्ध एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसे स्वेज नहर संकट, जैसे आपका 2014 में आपको स्वेज नहर संकट जो मिस्र में हुआ था उस पर पूछा। स्वेज नहर संकट, क्यूबा पर से पात्र संकट, क्यूबा में हुआ, वियतनाम संकट आदि आपसे पूछे। चीजें बता रहा है। अब अध्ययन का विशेष तरीका, मैंने पहले ही कहा कि हमने टर्म का यूज किया थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो अध्ययन का विशेष तरीका क्या है? तो टॉपिक विशेष की गहराई से अध्ययन करना। जैसे अमेरिकी क्रांति, ये आपका अध्ययन की लंबवत पद्धति। लंबवत पद्धति के लिए टर्म है वर्टिकल, टर्म आपने नाम सुना होगा। तो वर्टिकल स्टडी, वर्टिकल स्टडी का मतलब है कि जैसे हमें अमेरिकी क्रांति पढ़नी है तो अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़नी है तो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति पढ़नी हो तो रूस की क्रांति, तो हम उसके अंदर जाकर उसका स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्टडी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वर्टिकल जीएस में हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं किया, ये ऑप्शन में वर्टिकल स्टडी करते हैं जनरल स्टडीज में, और जेनिटल स्टडी हमारे लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि क्वेश्चन का उनका पैटर्न जो होता है तो वर्टिकल पर है। जैसे आपसे पूछते हैं अमेरिकी क्रांति में 2013 में पूछा था, तो उन्होंने क्या पूछा था कि अमेरिकी क्रांति यूरोपीय वणिकवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था, परिचय। अब यूरोपीय वणिकवाद पहले से चला रहा है और अमेरिकी पूंजीवाद कैसे टकरा रहा है उनके बारे में देखिए। 2019 में पूछा हो तो कंप्लीट ऑरिजेंटल पूछ दिया है, उसमें पूछा है अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति में आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार। अब अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति आधुनिक विश्व की किस प्रकार आधारशिलाएं रखी, वो समझना बहुत दिलचस्प आपके लिए। तो मुख्य रूप से उसी पर बल देंगे। फिर भी मैंने कहा कि नॉर्मली तुम लोग जो अब तक स्टडी करते रहे हो, जैसे मैंने इस शब्द का औचित्य बता रहा, हमने शब्द का प्रयोग किया है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो कारण यह है कि अब तक जो आप लोग पढ़ते रहे वो पढ़ने का वर्टिकल स्टाइल है। हम लोग याद है हमें कि जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था तो उसमें एक कल्चर था हिस्ट्री पढ़ाने का, तो उसमें ये होता था कि चलो भाई आज मूड कर गया टीचर को, चलो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टीचर ने पढ़ा। कल को मूड किया तो फ्रांस की क्रांति था। तो इसको हम वर्टिकल स्टडीज लिए करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए पढ़ते हैं। यहाँ ये आज भी बच्चे इस संस्कार से नहीं उबर पाते। कई बच्चे को ऐसा लगता है कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही बताइए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इसी पर बताइए कारण और परिणाम। लेकिन कारण और परिणाम पढ़ने में जो क्वेश्चन वहाँ वो पूछेंगे उसका उत्तर आप नहीं दे पाओगे। आप अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति जब दोनों का वर्टिकल स्टडी करोगे और अगर उनके बीच के इंट्रिंसिक रिलेशनशिप को बढ़िया से नहीं समझ पाओगे, तो उन्होंने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी तो नहीं लिख पाओगे। वहाँ एग्जाम हॉल में जाओगे तो क्वेश्चन का टाइप का सवाल 250 शब्द के क्वेश्चन है, तो आप उसमें क्या करोगे, 2020 की बात बता रहा हूँ, आप उसमें अमेरिकी क्रांति का अलग योगदान या महत्व दिखा दोगे और फ्रांस की क्रांति का अलग महत्व दिखा दोगे। अरे नहीं, 18वीं सदी के प्रबोधन से जो बदलाव का पैटर्न चला है उसी का भाग है अमेरिकी क्रांति। और पहले आपको समझना पड़ेगा कि आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी से क्या मतलब, उसने क्या दिया है विश्व को। तो उसने दिया है, आपको तत्व चुनना पड़ेगा, कुछ दोनों ने कॉमन दिया है, कुछ लोगों ने स्पेसिफिक दिया है। दुनिया को लिखित संविधान दिया है, दुनिया को निर्वाचित विधानमंडल दिया है। अमेरिका के रेफरेंस से देना होगा संघीय व्यवस्था दी को, गणतंत्र दिया है। फ्रांस में गणतंत्र बना, उससे पहले अमेरिका में गणतंत्र बना, तो हम गणतंत्रवाद दिया है। दुनिया को धर्मनिरपेक्षता दी है अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को एक और विचारधारा से अवगत कराया जिसको आप आधुनिक समाजवाद, आधुनिक प्रजातंत्र से भी अवगत कराया कि जो जैकोबियन शासन है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट मिलती है। कल का जो 7-8 पॉइंट आते हैं ये बदलाव को दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिकी क्रांति के महत्व को अलग चर्चा कर दी और फ्रांस की क्रांति के महत्व को अलग चर्चा कर दी। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ोगे तब तो फिर यही होगा। वर्टिकल स्टडी है जो एक क्लासिकल मेथड है जो बच्चे पढ़ते हैं। अब इससे थोड़ा एक स्टेप आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको अध्ययन का क्षैतिज दृष्टिकोण बताऊंगा। क्षैतिज दृष्टिकोण का मतलब हुआ, उसके लिए टर्म का हम यूज करते हैं ऑरिजेंटल, ओरिएंटल मेथड, ओरिएंटल मेथड। अब ये जो ओरिएंटल मेथड है ये मेथड बहुत कारगर है। मैं तो इस मेथड का फैन हूँ और आप लोग भी शीघ्र ही बन जाओ। अगर एक बार आपको ओरिएंटल मेथड की आदत लग गई तो वर्टिकल स्टडी की समझ भी और ज़्यादा बेहतर होगी। अब एक बात बताइए, आप आज ही मेरा एक सजेशन मानिए, आप क्लास 9 कैंसिल,
क्योंकि मैं एनसीईआरटी का बार-बार इसलिए रेफरेंस देता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि सर किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस या कोई बहुत बड़े ऐसे बुक की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में निकली। तो आपके यहाँ क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाने वाली एनसीईआरटी बुक को आप वहाँ पर अध्ययन या कुछ ऐसे करके पढ़े तो एक आपका आमुख मिलता है, आमुख में आपको देंगे ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, वो देते हैं एनसीईआरटी 5 के बारे में आपको बताएँ। उसके आगे आप जाओगे तो आपको एक दूसरा चैप्टर मिलेगा, उस चैप्टर में आपको अध्ययन की प्रणाली की चर्चा वो करेंगे। तो उसमें वो क्या करेंगे, कैसे अपनी चर्चा शुरू करेंगे, इस पर ज़रा विचार करिएगा। वो अपनी चर्चा इस प्रकार से शुरू करेंगे कि आपने पिछले क्लास में क्लास 6 से लेकर और 8वीं कक्षा वहाँ देखेंगे 6 टू 8 आपने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा और आपने देखा कि भारत के इतिहास में किस प्रकार का बदलाव आया। अब आप क्लास 9th में 10th में और 11th में विश्व इतिहास पढ़कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये आने वाले बदलाव जो पिछली क्लास में आपको बताए गए हैं, उससे विश्व इतिहास यानी विश्व में होने वाले बदलाव से भारत के बदलाव कितने गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। कि भारत में जो ये बदलाव हो रहे हैं, उसको आप स्वतंत्र नहीं देखेंगे, आप इसे विश्व में होने वाले बदलावों से जोड़कर देखेंगे। अब बताइए एक क्लास 9th के बच्चे से अपेक्षा कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओरिजेंटल मेथड स्टडी का डेवलप किया है और उस मेथड में क्या होगा कि आप जैसे अमेरिकी क्रांति उसको फ्रांसीसी क्रांति से जोड़ रहे हो, फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हो, राष्ट्रवाद को प्रथम विश्व युद्ध से जोड़ रहे हो, मतलब कोई यही नहीं है। मैंने हम जैसे अमेरिकी क्रांति पढ़ा तो उसको हमने अलग लेकर बॉक्स में नहीं डाल दिया। अमेरिकी क्रांति को मतलब पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बार ऑर्गेनिक होल के रूप में देखें। एक टॉपिक को हम वर्टिकली पढ़ रहे हैं और जब दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं तो उसका ओरिजेंटल लिंक दिया जाए। फिर हम दूसरे टॉपिक को वर्टिकली पढ़ा उसके थोड़ा अंदर जाकर और फिर उसको तीसरे टॉपिक के साथ उसका हमने ओरिजेंटल लिंक बना दिया। फिर आपका दूसरा टॉपिक है उसको लिया, फिर उसके साथ हम अगले टॉपिक को जाकर ओरिजेंटल लिंक बना दिया। इससे क्या होगा कि पूरी लिंक एक के बाद दूसरे टॉपिक का बनता रहेगा और एक ऑर्गेनिक होल रहेगा। तो बाद आप हो जाओगे सोचने वाला प्राणी, जिसके बाद मैं बार बार कहता हूँ थिंकिंग क्रिएचर। किसी चीज पर अपना ओपिनियन दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपका कन्फ्रंटेशन होगा जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन को फिर भी हल कर दोगे क्योंकि आप दूर से आइडियाज लोगे, कहीं दूर से चीज़ों को उठाओगे और आप सोच कर उसका उत्तर निकालोगे। तो उसमें उसका ये आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो जाएगी। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे दो तरह की सोच होती है, एक होती है सपाट सोच, मैंने आप ये मटेरियल में आपको बताया हुआ है, ये आपका पहला है हाउ टू प्रिपेयर। तो उसमें एक सपाट सोच होता है। सपाट सोच का मैंने उदाहरण दिया हुआ है कि आप एक ग्लास पानी लेते हो और वह पानी दूसरे के हाथ में पास करते हो, दूसरे तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो हर बार हो सकता है पानी थोड़ा छलक रहा हो, वैसे भी 10 हाथ में पानी भरनेंगे तो पानी की मात्रा कम ही तो होगी। यह है सपाट सोच, जिसको कहते हो रोट लर्निंग। आपके एनसीईआरटी में कहा गया है कि हमारी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके सोचने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें। तो जैसे आपको अगर एक गिलास पानी किसी ने दिया तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे सवा गिलास कर दिया और फिर सवा गिलास पानी हो गया, फिर दूसरे हाथ में आपने बढ़ाया तो उसको 1.5 गिलास कर दिया, फिर दूसरे हाथ से फिर तीसरे हाथ में गया तो वो 1.25 गिलास हो गया। तो मतलब इस प्रकार से हर स्टेज पर आप अपने बीइंग अ थिंकिंग क्रिएशन, आप अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हो, आप उसे देख रहे हो, आप उसे सोच रहे हो, आप उसको लिंक कर रहे हो, आप आसपास की चीज़ों से उसमें एक नया अर्थ पाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ नेचुरली जब आपके माइंड में आती है तो यूपीएससी आपके लिए यदि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो आज की तारीख में, अब देखो ना नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें आपके लिए शब्द का ही यूज किया गया है क्रिटिकल थिंकिंग। इस बात को ध्यान रखना। तो इसीलिए हमने ये नई पद्धति, आप लोग अब नहीं किया, मैं तो कई वर्ष से इसका इस्तेमाल शुरू कर चुका हूँ और जो भी बच्चों ने किया है काफ़ी इस पद्धति को उन्होंने अप्रिशिएट किया है और आप लोग भी जरूर करोगे कि आप अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध इत्यादि और उदारवादी चंद, उग्रवादी चंद, गांधीवादी चंद, एक प्रकार से आप मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपको धीरे धीरे बढ़ना है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल स्टडी की तरफ। या कि देखो हम मानकर चलते हैं कि आकार तो भूगोल देता है, ज्योग्राफी। तो अब अगर हम किसी क्षेत्र के ज्योग्राफिकल कंडीशन से वाकिफ नहीं है तो इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप सपोज करिए कि लीबिया के बारे में पढ़ रहे हो या आप जर्मनी और फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हो कि दोनों पड़ोसी थे, दोनों में राइवलरी हुई, लेकिन आपको अगर यही पता नहीं है कि भाई ये जर्मनी और फ्रांस लोकेटेड कहाँ है, तो उसमें आपके पूरे अध्ययन में विश्वसनीयता नहीं आ पाएगी। ये आपको अमेरिकन सिविल वॉर से पहले अमेरिका का मानचित्र है। एक समय था कि यही संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र 13 उपनिवेशों का समूह था जो 13 राज्य बने थे। फिर 13 राज्य से वर्तमान में 50 राज्य बन गए। तो आप इस मानचित्र पर अमेरिकन सिविल वॉर में आप खुद देखोगे कैसी इनका ज्योग्राफिकल विस्तार होता गया। तो खैर उसी तरह से मैप आपका नेपोलियन का एम्पायर है, तो किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चीज लोकेटेड है। तो हम लोग मैप का भरपूर यूज करेंगे। कुछ तो तेरा मेरा मैप मैं बोर्ड पर भी खींच दूंगा, बहुत सॉलिड नहीं होगा, लेकिन हाँ क्योंकि पेंटिंग्स मेरी बहुत दुरुस्त नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक ड्रॉ जरूर करूंगा ताकि आप लोगों को भी ड्रॉ करने की आदत हो। और वैसे भी हमें इसमें कोई प्राइज नहीं लेना है, हमें सिर्फ अगर एक रफ ड्राइंग भी हम करते हैं
थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा भी है तो चलेगा, हमारे दिमाग में उसका लोकेशन क्लियर होना चाहिए कि बेल्जियम किधर है, हॉलैंड किधर है, जर्मनी किधर है, फ्रांस किधर है, स्पेन किधर है, पुर्तगाल किधर है, अगर सी वोयेजेज के लिए चले तो कैसे चले, ये सब चीज़ आपको क्लियर इससे होता है। तो ओरिएंटल स्टडी बहुत कारगर आपको रहेगी और फिर वो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी। अब ये देखो, ये ओरिएंटल स्टडी पर ये राष्ट्रवादी औदई करती है, पूरे मानचित्र से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पूरे 19th सेंचुरी, मैंने जो कहा था लॉन्ग 19th सेंचुरी, तो पूरी 19th सेंचुरी में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को केवल यह मैप समझा रहा है, उस परिवर्तन को समझा रहा है। इतने बड़े परिवर्तन को आप इस मानचित्र से समझ। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का डायग्राम है, ये सब तो खैर मैंने आपको वैसे भी दिया है कि आप इसको। फैक्टर है अंतर अंशात्मक दृष्टिकोण। अंतर अंशात्मक का मतलब है कि यहाँ आके तो जिस इतिहास में, चूंकि मैं खुद भी स्टूडेंट लाइफ में रहा था, तो हर स्टेज पर मैंने महसूस किया कि हम एक दूसरी चीज इसलिए नहीं जानते हैं कि हम पहली चीज। अब सपोज करिए कि अगर कोई रेफरेंस आप न्यूज पेपर में पढ़ते तो बहुत सारे ऐसे रेफरेंस आते हैं कि भाई म्यूनिक संधि या फिर वाशिंगटन सहमति, आर्थिक क्षेत्र में क्या था, इसको रीगन थैचर फार्मूला बोलते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप वेस्टफेलिया के ट्रीटी का रेफरेंस पाते हैं या मुंडो सिद्धांत का रेफरेंस पाते हैं। तो हम यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे दिस पार्ट, सारी चीजों की जानकारी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पाते हैं। आपको मैंने अमेरिकन बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आगे कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था या स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था है। इन सब चीजों की समझ अगर हम चाहें तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री दे सकता है। तो अंतर अनुशासनात्मक का मतलब है इंटर डिसिप्लिनरी, एक रूप से हमारा मतलब यह है एक विषय के नॉलेज की जानकारी दूसरे विषय। ऐसा नहीं कि इतिहास की समझ हमें बाकी विषयों से सहायता नहीं मिलती, बाकी विषयों से भी हमें इतिहास को समझने में सहायता मिलती है और इतिहास से हमें बाकी विषयों को समझने में सहायता मिलती है। तो दोनों के बीच एक प्रकार का इंटरडिपेंडेंस है और इन्हीं इंटरडिपेंडेंस को हमें समझना है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इतिहास के विषय के माध्यम से अन्य विषयों की समझ विकसित करना। अब जैसे विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास का उपयोग हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और संविधान की समझ को विकसित करने में भी कर सकते हैं। संबंधों का विकास में अगर समझना है तो देखो, मैंने एक डायग्राम मैंने दिया है कि यहाँ से शुरू होगा जितना दुनिया का कांग्रेस है इंपॉर्टेंट, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया, एक डायग्राम से वो समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास तो एडम स्मिथ 18वीं सदी से, उससे भी पहले जाओगे तो जिसको तुम वाणिज्यवादी आर्थिक नीति कहते हो, देखोगे वहां से शुरू करोगे और फिर वहां से होते हुए जो बदलाव है 1990 के दशक और वर्तमान तक भी आना चाहो तो वर्तमान तक भी आ सकते हो। संवैधानिकता का विकास है तो पूरे संवैधानिकता का विकास आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता कि ये है आपका अंतर अनुशासनात्मक संबंधों का विकास। अब मैं तुमको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करें, किस प्रकार से आगे बढ़े, इसमें मैं खंड खंड में बांट देता हूँ कि मेरी चीजें बड़ी होती हैं। तो इतिहास, इतिहास की टॉपिक, इतिहास के टॉपिक का क्रमवार विभाजन है। देखो मैं क्रमवार विभाजन इसको कर रहा हूँ खंड खंड में, लेकिन हमारे इसमें कुछ सिलेबस के अंदर की बात होगी और कुछ बातें सिलेबस से बाहर, दोनों बातों को हम लेकर चलें। टॉपिक सबसे पहले पृष्ठभूमि टॉपिक पर हम निगरानी करें। पृष्ठभूमि टॉपिक, अब देखो पृष्ठभूमि टॉपिक हमारा तो सिलेबस 18वीं सदी से आरंभ है, लेकिन जैसे अब इंडियन हिस्ट्री है तो उसमें एक बेनिफिट यह है कि बच्चा पहले स्टूडेंट्स लोग एंशिएंट हिस्ट्री से वाकिफ होते हैं, मिडिल हिस्ट्री से वाकिफ होते हैं, और जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होती है तो सीधा अमेरिकन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि वह इफेक्ट नहीं आता, वो समझदारी नहीं आता है। तो आप कहेंगे भाई कि इसके लिए हम 1700 वर्ष पीछे जाके तो नहीं पढ़ सकते हैं, 2000 वर्ष पीछे जाकर तो नहीं पढ़ सकते। वहाँ पर मेरा एक सुझाव है, क्योंकि यूपीएससी का एक तकाजा है कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। कैन यू बिलीव दैट? हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री की जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन हिस्ट्री को समझने के लिए भले ही आपको मैं हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं स्वयं विभिन्न विषय पढ़ता हूँ ताकि हिस्ट्री का मेरा ज्ञान और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो। तो मैं मान कर चलता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं रही है, अगर इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हो तो एक ग्रेजुएट को बाकी विषयों की थोड़ी थोड़ी समझ चाहिए,
तब वो क्वेश्चन के साथ भी जस्टिस कर पाएगा, टॉपिक के साथ भी जस्टिस कर पाएगा। नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च करने के बावजूद भी यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पर लोग डरे रहते हैं कि हमें किसी कहीं पर आपको विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के लिए ना कहा जाए, कहीं एक्सटेम्पोर्ड स्पीच देने के लिए किसी टॉपिक पर ना कहा जाए, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर। ये फीलिंग होती है। ये इसमें पूरे स्टूडेंट्स का मैं नहीं समझ पा रहा, इसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम इसके लिए अकाउंटेबल है। तो हम यहाँ पर यह आपको बताना चाह रहे हैं कि इसके लिए हमने फार्मूला ईजाद किया है कि जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसका इतनी ही जानकारी आपको कम से कम दी जाए, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन तो होगा नहीं, उसमें कम से कम जानकारी दी जाए ताकि पृष्ठभूमि का ज्ञान आपको हो जाए। तो पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा सा आपको पहले प्राचीन विश्व, प्राचीन विश्व और मध्यकालीन विश्व, इसको कर देते हैं पृष्ठभूमि टॉपिक एक है, मध्यकालीन विश्व। कालीन विश्व। अब देखो यहाँ पर हमारा जो मुख्य दृष्टिकोण होगा वह कुल मिलाकर यूरो केंद्रित रहेगा, क्योंकि यूरो केंद्रित होने से हम अपने आप को नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारी जिज्ञासा का विषय होगा जिस यूरोप ने हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक दिया और हमें इस तरह से कोलोनाइज किया, वह यूरोप का प्राचीन कैसा था? क्या हमसे ज़्यादा उनका ग्लोरियस पास्ट था? हमसे ज़्यादा विकसित उनका प्राचीन था? क्या हमसे ज़्यादा उनका विकसित मध्यकालीन था? तो ऐसी चीज़ों को देखने का लोग हम कैसे समरण कर सकते हैं? तो नेचुरली तो थोड़ा सा आपको प्राचीन विश्व, इसमें आपको दुनिया की कुछ प्राचीन सभ्यताओं से आपको वाकिफ कराएंगे कि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं तो यही एशिया में और अफ्रीका में पनपी थी। इधर मिस्र की सभ्यता दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में, और वेस्ट एशिया में जिसको इराक और ईरान का पार्ट करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत में उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी की सभ्यता। ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है जो नवीकरण की अवस्था तक पहुंच सकी, जहाँ लिपि का प्रयोग हुआ। यूरोप तो काफी पिछड़ा हुआ है अभी। अब यूरोप में पहली सभ्यता बनेगी यूनान की सभ्यता, जो हमारी बहुत बात की। और फिर उनकी यूनान की सभ्यता का पतन होगा। यूनान की सभ्यता का एक यूनिकनेस है। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास, मैं तो नहीं कहूँगा भटकने के लिए, क्योंकि मेरा लाइफ का फंडा है कि कम से कम पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए और लिखिए। आप बहुत ज़्यादा मात्रा अगर पढ़ाई की बढ़ाते जाएंगे, पुस्तकों की संख्या बढ़ाती जाएंगे, तो आप पर बर्डन बढ़ेगा। आप ऐसा करिएगा, मेरा जो स्टडी मेटेरियल दृष्टि की अध्ययन सामग्री, वैसे मैंने इसमें लिख दिया है आपके लिए, मैंने आपको कुछ अध्ययन सामग्री की चर्चा कर दी है आपके मैटर में। मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको क्या बताया है। आपको एनसीईआरटी नहीं बताइए, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं दिया है कि जैसे बेसिक स्टडी के लिए आप एनसीईआरटी की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। अगर पुरानी पुस्तक आपको पढ़नी है तो सभ्यता की कहानी भाग दो, क्योंकि सभ्यता की कहानी भाग एक है, वो और पीछे चली जाती है, प्राचीन यूरोप और मध्यकालीन में चली जाती है। उसमें आप जाएंगे तो आप लोग खो जाएंगे संभव, तो मुझे लगता है आपका बहुत एनर्जी चला जाएगा। तो हम इसमें पार्ट दो ही 10वीं कक्षा, जैसे आप देखोगे पुरानी एनसीईआरटी और कहोगे पुरानी एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी, तो वो अब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। अब पुस्तक जो विक्रेता हैं वो पुरानी एनसीईआरटी जेरॉक्स फॉर्म में बेचेंगे। उसमें सभ्यता की कहानी पार्ट 1 कक्षा 9 की है, और सभ्यता की कहानी पार्ट 2 कक्षा 10 है। सर आपकी तो ये जो है वो सिस्टमेटिक है, एक के बाद दूसरा टॉपिक है। तो कक्षा 9 वाली है, उसमें पूरा एंशिएंट और मिडिवल का पार्ट रखा हुआ, और कक्षा 10 वाली है उसमें मॉडर्न का पार्ट है मुख्य रूप से वो। तो अगर कोई चाहे तो प्राचीन अपनी जिज्ञासा के लिए आप कक्षा 9 भी पढ़ सकते हो। मैंने कक्षा 10 की रिकमेंड किया है। और फिर मैंने बताया कि एनसीईआरटी 2005 की एनसीएफ के द्वारा संकलित है। जो आपके घर में अभी एनसीईआरटी रखी हुई है, ये एनसीईआरटी 2005 के एनसीएफ के द्वारा संकलित है। इन पुस्तकों से कुछ चुने हुए टॉपिक, जैसे कुछ चुने हुए टॉपिक भारत में समकालीन विश्व में 9वीं कक्षा में मैंने बताया। खंड 1 है घटनाएं और प्रक्रियाएं, इसमें आपको कुछ क्रांतियों को देखने को मिल जाएगा, जैसे फ्रांस की क्रांति है, रूसी क्रांति है, नाजीवाद आदि। फिर भारत एवं समकालीन विश्व के 2 पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 है भारत एवं समकालीन विश्व 9वीं कक्षा, और पार्ट 2 है कक्षा 10 की बात है। उसमें खंड 1 है घटनाएं और प्रक्रियाएं, इसमें आपको राष्ट्रवाद पर मिलेगा। 2 है जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज। फिर विश्व इतिहास से कुछ विषय कक्षा 11 वर्ग की है, ये बड़ी मोटी सी है। उसमें मैंने दिया है अनुभाग 4 आधुनिकीकरण की, इसको पढ़ लीजिए। और ये आपको बेसिक स्टडी के लिए, बेसिक स्टडी नहीं है वो नई एनसीईआरटी वाकई में बहुत अच्छा है सोर्स। फिर भी एडवांस स्टडी के लिए मेरे द्वारा संकलित दृष्टि की अध्ययन सामग्री तो मैंने संकलित किया है, और जो दृष्टि की अध्ययन सामग्री है उसका आप मुख्य रूप से उपयोग करें। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक स्टडी देंगे तो इसमें आपको यूनान की सभ्यता, फिर कैसे यूनान की सभ्यता का रोमन सभ्यता का विकास हुआ, फिर कैसे एक रोमन साम्राज्य का उद्भव हुआ। रोमन साम्राज्य 3rd सेंचुरी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूर्वी रोमन साम्राज्य में पट गया, और फिर पश्चिमी रोमन साम्राज्य उधर से जर्मन आक्रमण शुरू हुआ, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य आगे के काल तक चलता रहा। इस तरह से अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य जब टूटकर बिखरा है, तब वो आ गया है सामंतवाद यूरोप। और वही मध्यकालीन स्थिति है जब बताया जाता है कि व्यापार का पतन हुआ है, नगरों का पतन हुआ है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हुआ है, तो इसको मध्यकालीन विश्व के रूप में देखा जाता है। तो जिस समय वहाँ एंशिएंट रहा, हमारे यहाँ भी एंशिएंट था, वहाँ जो रोमन साम्राज्य था, तो
आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि रोम के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था, याद होगा। दक्षिण भारत से काफ़ी लाभान्वित हुए थे और इसी क्रम में आप संगम सभ्यता भी देखते हो, सुदूर दक्षिण में सातवाहन राज्य हैं, इधर कुषाण राज्य हैं, ये सब व्यापार काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस समय भारत में भी, भारत का तो ज़्यादा ग्लोरियस मतलब आपको ज़्यादा संसाधन वाला देश रहा है, क्योंकि रोमन व्यापारी व्यापार से भारत के पक्ष में था। वहाँ से आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर सामंतवाद शुरू हो गया है मध्यकाल में। और सबसे बड़ी बात है, जो पहले एंशिएंट था, तो एंशिएंट ग्रीस में आपको अलग तरह की चीज़ दिखती थी, अब एक नई चीज़ आपको दिख रही है। और वो मध्यकाल में जब आते हो तो तुम देखते हो कि यहाँ पर जो सामंतवाद यूरोप में स्थापित है और ट्रेड एंड कॉमर्स का रिलेटिवली डिक्लाइन हो गया था। और वही समय है कि पश्चिम एशिया में और अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव हुआ, फिर क्रिश्चियन विश्व और इस्लाम के बीच टकराहट हुई और क्रिश्चियन विश्व और इस्लाम के बीच टकराहट में आगे के बदलाव को संभव बनाया। फिर स्थिति यह हुई कि धर्म युद्ध शुरू हो गया क्रूसेड दोनों के बीच। तो यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए कैसे यहाँ की सेना जा रही है, तो मैं सबकी संक्षिप्त जानकारी, मैं आपको यह भी जानकारी दे दूंगा कि ईसाई धर्म का उद्भव कैसे हुआ प्राचीन धर्म में, कैसे पश्चिम एशिया में जरथुस धर्म था। फिर उसके बाद आती है स्थिति जो यहूदी धर्म की, यहूदी लोग कौन थे, ईसाई लोग कौन थे, हर बच्चे को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को यह जानना चाहिए। जो भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, सबको जानना चाहिए दुनिया के इन धार्मिक पंथों के बारे में। दैट शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। और आप लोग फॉर्चुनेट हो, यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में डाल दिया। तो आप वहाँ से आप आगे बढ़ते हो तो फिर आप क्रिश्चियन यूरोप की तरफ जाओगे, वहाँ से फिर आप आगे बढ़ोगे तो हाँ, तो फिर ईसा मसीह को किसने क्रूसीफाई किया, उनको ईसा मसीह को सूली पर किन लोगों ने चढ़ाया, क्या उद्देश्य था उसके पीछे, क्या उनका उनका ईसा मसीह से शिकायत क्या थी। अब ईसा मसीह के बाद जो ईसाई धर्म आया है वो भी ठीक है। आगे आपको मध्यकाल में चलकर ईसाई चर्च व्यवस्था आ गई है, सामंतवाद पहले से ही है। और एक और संस्था से मैं आपको अवगत कराऊंगा, उस संस्था का नाम होगा पवित्र रोमन साम्राज्य। क्योंकि रोमन साम्राज्य का तो पतन हो गया, उसकी जगह आ गया पवित्र रोमन साम्राज्य। ये तीनों संस्थाएं यूरोप की मध्ययुगीन संस्थाएं थी। ये तीनों संस्थाएं टूटती तो आधुनिक पश्चिम का उद्भव होता और आधुनिक पश्चिम के उद्भव के बाद ही यूरोप वर्तमान रूप में आता। तो आपका इस पार्ट में, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर अब जो मैं दूसरा भी आपको पृष्ठभूमि नॉलेज दे रहा हूँ, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, परंतु संक्षिप्त जानकारी आपको चाहिए, नहीं तो आप आगे के बदलाव को नहीं समझ पाओगे। हम आपको कवर करेंगे व्यावसायिक क्रांति, व्यावसायिक क्रांति, ये आपका पार्ट 1 है, या आप खंड 2 कर देता हूँ। ये खंड 1 है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पृष्ठभूमि का ज्ञान। व्यावसायिक क्रांति एवं वाणिज्यवाद, फिर पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, फिर सामंतवाद का पतन,